Good morning, students. Jai Hind. I'm Seema Madan and I'm taking this lecture on behalf of IGNOU Study Center 2281, Nirman Campus, Sunam. And the course is ANC1 and I'm going to cover the unit number 10. इस यूनिट में हमने कल जो किया था वो किया था मील प्लानिंग फॉर द स्कूल चिल्ड्रन. आज हम करेंगे मील प्लानिंग फॉर द एडोलेसेंट्स. मील प्लानिंग फॉर एडोलेसेंट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि जो ग्रोथ है वो सबसे ज़्यादा आपकी थ्रू आउट लाइफ में जो ग्रोथ है सबसे फास्ट होती है फीटस की, जो कि वॉम्प में मदर के ग्रो करता है. वो एक सेल से 2.5 से 3 kg बनता है. उसके बाद आपकी जो फास्ट ग्रोथ होती है वो 0 to 1 year होती है. तो इन्फेंसी की जो स्पीड है वो बहुत अलग, कि आप ट्रिपल वेट गेन करते हैं. ऐसे ही एडोलेसेंट की ग्रोथ है. एडोलेसेंट की ग्रोथ में आप बहुत ही आपका जो ग्रोथ है और आपकी जो डेवलपमेंट है वो मैच्योरिटी लेवल तक जाती है. जो आप थ्रू आउट ग्रो करते हैं टिल आप एडोलेसेंट, और जो मैच्योरिटी है वो एडोलेसेंट एज में जाके अचीव होती है आपकी. वो चाहे आपकी फिजिकल है, आपकी जो ग्रोथ काउंट होती है, और दूसरा आपकी डेवलपमेंट. ग्रोथ हम जो है वो आप काउंट कर सकते हैं, मेजर करते हैं. जैसे कि आपका साइज में आप बढ़ते हैं वो ग्रोथ होती है. जैसे कि आपकी हाइट बढ़ी, आपकी वेट बढ़ा. तो इस स्टेज में क्या होता है कि आपका जो ग्रोथ है वो बहुत स्पीड से बढ़ता है. पहले तो एडोलेसेंट एज क्या है, ये तो स्टार्टिंग आपका जो है वो ये होना चाहिए कि एडोलेसेंट एज क्या है. एडोलेसेंट एग्जैक्टली किस एज ग्रुप को कहते हैं, दैट इज़ 13 to 17 years. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब वाइन लाइन की जो आती हैं, ब्लैंक्स आती हैं, या आपको डिफाइन करने के लिए बोला जाता है व्हाट इज़ एडोलेसेंट. तो एडोलेसेंट क्या है? 13 to 17 years ओल्ड चाइल्ड इज एडोलेसेंट. अब हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत फास्ट ग्रोथ होती है इस स्टेज में, फिजिकल भी और आपकी डेवलपमेंट भी होती है. ठीक है, तो इसका क्या है, जैसे आप 10 years में एक जो बच्चा है वो 32 kg का है, और वो 18 years तक वो डबल हो जाता है, अराउंड 59 kg हो जाता है. तो इन्फेंसी के बाद अगर कोई स्टेज पे फास्ट ग्रोथ है तो वो है एडोलेसेंट. प्री स्कूल और आपकी स्कूल चिल्ड्रंस एज में ग्रोथ जो है थोड़ा स्लो डाउन हो जाती है. फिर इस पर्टिकुलर स्टेज पे वो ग्रोथ स्पर्ट हो जाता है. ठीक है, स्पर्ट ग्रोथ हो जाती है आपकी. स्पर्ट ग्रोथ मीन्स बहुत फास्ट ग्रोथ होना. जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसमें आपका वेट जो है वो डबल हो जाता है 10 to 18 years में. ये जो एडोलेसेंट एज है ये आपकी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चेंजेस आती हैं आप में एडोलेसेंट में. ठीक है, जैसे कि आगे हम जब ग्रोथ में देख रहे थे तो फिजिकल चेंजेस आएगी, लेकिन इसमें मेंटल चेंजेस भी आती हैं, आपकी इमोशनल चेंजेस भी आती हैं. ठीक, देन कम्स टू योर क्या बॉडी चेंजेस आपकी बॉडी में आती हैं. ठीक है, ये तो मैंने आपको एक बता दिया कि आप यू वे डबल योर हाइट ना. फिर स्पॉट ग्रोथ हो जाती है, जैसे कि बहुत स्पीड में होता है. फिर ग्रोथ स्पॉट में आप क्या क्या होता है, आपकी जो हार्ट है, आपके जितने भी ऑर्गन्स हैं वो अपना मैच्योरिटी पे आ जाते हैं. ठीक है, हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, स्टमक है, ये अपना मैक्सिमम लेवल अचीव कर लेते हैं एज फार एज फंक्शंस आर कंसर्न, एज फार एज देयर साइज इज कंसर्न. ऐसे ही आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो प्रॉपर मैच्योरिटी पे पहुंच जाता है. आपका ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है. आपकी सर्कुलेशन, आपकी जो रेस्पिरेशन है, इनके फंक्शंस ये अपने मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच जाते हैं. ठीक है, आपकी डाइजेशन का प्रोसेस जो है वो मैच्योरिटी लेवल पे आता है. तो जो भी आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है, आप जो है आप मैच्योरिटी, जितना आप किसी चीज़ का आपका मैक्सिमम आपका ग्रोथ है वो इस स्टेज में अचीव हो जाता है आपका. ठीक है, और आप अडल्ट के लेवल तक पहुंच जाते हैं. उसके बाद क्या आपके करेक्टरिस्टिक्स में चेंजेस आते हैं.
जैसे कि हमने स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ही बताया था कि चेंजेस शुरू हो जाती हैं, जबकि पहले लड़कियां जो हैं वो चेंजेस शो करती हैं। उनका वेट गेन होता है, उनका हाइट जो है लड़कों से ज़्यादा होता है 3-4 साल तक, क्योंकि उनकी जो उनमें चेंजेस जो हैं थोड़ा सा पहले शुरू होते हैं। फिर बॉयज़ जो हैं वो 14 ईयर्स पे आके एकदम से शूट अप करते हैं, अपना हाइट और वेट गेन कर लेते हैं। ये सेक्सुअल जो आपकी नॉर्मल चेंजेस आते हैं। अब चेंजेस दो तरह की आती हैं। ये आपके जो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जो चेंजेस आप में मेन इसमें आती हैं, वो सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आती हैं। तो हम उसको दो में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स। तो प्राइमरी सेक्स जो है, जो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से में होते हैं। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? जब आपका लेडी का एग और मेल का स्पर्म मिलते हैं तो एक बेबी प्रोड्यूस होता है। तो उसे हम वो जो मीट है हो रहा है उसको हम एक और जो बर्थ कर देते हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से आता है। ठीक है, तो वो जो एक सेल फॉर्म होता है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेल और एक फीटस डेवलप होता है। तो वो जो ऑर्गन्स जो डेवलप होते हैं इस पर्टिकुलर सेक्सुअल प्रोसेस के लिए, उसके हम प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। लेडीज़ में क्या होता है, ओवरीज बनती हैं यूट्रस में। ठीक है, ओवरीज में फिर आपके एग आते हैं मंथली। अगर मैं वो फर्टाइल नहीं होते तो वो रप्चर हो जाते हैं, जिससे आपको क्या है, मेनार्के आता है लड़कियों में। मेनार्के क्या है, मेंस्ट्रुएशन, जो आपको मंथली ब्लड लॉस शुरू होता है। ठीक है, इट स्टार्ट्स बिटवीन 12 to 14 ईयर्स। और इसमें क्या है, आपको हर मंथ में आपको पीरियड्स जिसे कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, आपको आपका ब्लड लॉस होता है। वो जो टाइम फ्रेम है वो 3 to 7 डेज होता है। किसी को 3 डेज ही आता है, किसी को 4 डेज आता है, किसी को 6 डेज, किसी को 7 डेज। अगर इससे एवरेज है तो आपको हॉस्पिटल में जाकर अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, और किसी को मंथली नहीं भी आ रहा, कि आपको गैप से आ रहा है, या आपको इसका 28 डेज का साइकिल होता है। अगर आपको डेट्स भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है, किसी को कोई 15 दिन में आ रहा है, किसी को 2-2 महीने नहीं आ रहा, तो यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर, देयर इज़ एन इशू। ठीक है, तो ये मेनार्के जो है एक बहुत बड़ा जो है चेंज है फीमेल की कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो ये एक चेंज लड़कियों में आता है, उनको मेनार्के आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताई थी प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स में आप में क्या होता है, ओवरीज लेडीज़ में आती हैं, और बॉयज़ में क्या आते हैं, टेस्टिस। ठीक है, तो टेस्टिस जो हैं वो स्पर्म रिलीज करते हैं, और ओवरीज जो है वो एग रिलीज करता है। और फिर जब आपका सेक्सुअल रिलेशन बनता है, तो जब आप मीट करते हैं एक मेल और फीमेल, तो एक सेल बनता है। ठीक है, जिससे एक फीटस बनता है और आप एक बेबी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो ऑर्गन्स हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में काम आते हैं, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स कहते हैं। इसके अलावा क्या जो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं? बॉयज़ में क्या होता है, उनके दाढ़ी आने लगती है, मूंछों पे बाल आने लगते हैं, आर्म पिट्स पे बाल आते हैं, चेस्ट पे बाल आता है, इवन देयर लेग्स आर वेरी हेयरी, आर्म्स आर वेरी हेयरी। उनका हेयर ग्रोथ बहुत होता है, उनके प्यूबिक में हेयर आता है। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट कि उनकी वॉइस चेंज हो जाती है, डीपन हो जाती है, बहुत भारी हो जाती है। ऊपर से उनके मसल्स भी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। गर्ल्स में क्या चेंजेस आते हैं? सबसे मेन चेंज उनका ब्रेस्ट साइज बढ़ता है, उनको मेनार्के आने लगता है, उनके भी प्यूबिक हेयर आते हैं, आर्मपिट में हेयर आते हैं। उसके अलावा उनकी कंपोजिशन में भी चेंज आता है, बॉडी कंपोजिशन में। बॉयज़ की बॉडी कंपोजिशन में क्या चेंज आता है कि उनके मसल्स डेवलप होते हैं, उनका स्केलेटन ज़्यादा ग्रो करता है। ठीक है, हाइट में तो उनकी बॉयज़ की हाइट और वेट गर्ल से ज़्यादा होता है, और उनका जो मसल है वो भी लड़कियों से ज़्यादा होता है। तो इस स्टेज में बॉयज़ में क्या होता है कि उनकी चेस्ट चौड़ी हो जाती है, उनके शोल्डर्स चौड़ी हो जाते हैं, उनके मसल्स डेवलप हो जाते हैं। गर्ल्स में क्या होता है, उनके एडिपोज टिश्यूज़ डेवलप होते हैं, तो एब्डोमेन में एडिपोज टिश्यू का फैट बन जाता है, आपके हिप्स हैवी हो जाते हैं, एक बॉडी स्ट्रक्चर लेती है। ठीक है, फीमेल का स्ट्रक्चर 8 टाइप का होता है, और मेल का जो स्ट्रक्चर है वो 7 टाइप का होता है। ठीक है, ये एक मेन डिफरेंस है बॉयज़ और गर्ल्स में। अब ये चेंजेस हमारी बॉडी में क्यों हो रही हैं, क्या है, क्या हमारी बॉडी में ऐसा हो रहा है जो हम इतनी चेंजेस हमारी बॉडी में होने लगी हैं?
तो ये क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है इसकी इनकी वजह से कि हमारे बॉडी में एक सेक्स हार्मोन्स डेवलप होते हैं जो ये चेंजेस करते हैं। अब लेडीज़ में क्या होते हैं और सेक्स हार्मोन्स, ऑयस्ट्रोजन होता है और बॉयज़ में एंड्रोजन्स होता है। तो ये जो हार्मोन्स हैं जो हमारी बॉडी में ये सेक्सुअल चेंजेस लाते हैं कि हमारी कॉम्पोजिशन चेंज होती है बॉडी की, हमारी बॉडी स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमारी रेट ऑफ ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है, ठीक है, हमारे सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं इस सेक्स हार्मोन्स की वजह से। ठीक बेबी, अब ये जो बच्चे मैं आपको समझा रही हूँ कि आपके अंदर जो एडोलेसेंट में मेन जो चेंजेस आती हैं वो आपकी सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। सेक्सुअल जो आपके फिजिकल जो चेंजेस हैं वो दैट इज़ कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी क्या होता है? जब आपकी एडोलेसेंट एज में आपके में जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं जो आपकी सेक्सुअल मैच्योरेशन के लिए और आपकी दूसरी फिजिकल चेंजेस जो आप में आती हैं उसको हम प्यूबर्टी बोलते हैं। जब प्यूबर्टी आपकी एंड होती है उसका मतलब है कि अब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, सेक्सुअल प्रोसेस के लिए आप रेडी हो गए, ठीक है। तो एडोलेसेंट एज में आपका जो है सेक्स ऑर्गन्स डेवलप हो जाते हैं और उसके बाद आप सेक्स जो प्रोसेस है उसमें आप आ सकते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। अब आता है कि अब इतना बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, आपके बॉडी चेंज कर रही है कंटिन्यूसली स्पीड से, तो आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल जब चेंज आता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता है। तो इस स्ट्रेस को हम कैसे, आपकी जो है न्यूट्रिटिव डाइट होनी चाहिए, प्रॉपर आपको डाइट लेना होता है इसमें। अब जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के लोग हैं उनको भी इस चीज़ पे, इस पर्टिकुलर स्टेज पे डाइट का एडोलेसेंट्स की बहुत ध्यान देना चाहिए। इस स्टेज पे बच्चे बहुत ओवर एक्टिव भी होते हैं। एडोलेसेंट एज में जो मेन चीज़ है वो है कैचअप। क्या होता है कि आप पीछे से एक लैग करते आ रहे हैं, आप माल न्यूट्रिशन हैं, लेकिन ये एक पर्टिकुलर स्टेज है जहाँ पर आप कैचअप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि आप 13 to 14, 15 में भी आप रियलाइज़ करते हैं कि मिला के आ रहा है, आयरन की भी कमी हो रही है। तो आप अगर जैसे कि आप इस पर्टिकुलर स्टेज में भी अगर आप लास्ट स्टेजेस में भी कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर लेते हैं, आयरन के, फॉलिक के, कैल्शियम के, तो आप में भी आप उस जो आपके पीछे से माल न्यूट्रिशन को कवर अप कर सकते हैं इन दी एडोलेसेंट एज। लेकिन अगर एडोलेसेंट एज में के एंड तक भी आप अपना न्यूट्रिशनल कमी जो पूरी नहीं करते हैं तो फिर वो थ्रू आउट लाइफ आपको डिजीज़ को प्रोन करती है कि आप डिजीज़ हो, आपको इन्फेक्शन हो और इट कैन लीड टू डेथ इवन। तो ये जो माल न्यूट्रिशन है इस पर्टिकुलर स्टेज में कवर अप हो सकती है, जिसे हम कैचअप कहते हैं। कैचअप की एक एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे कि 2 लड़के भागना शुरू हुए, एक बच्चा जो है वो प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रिटिव वैल्यू उसकी प्रॉपर एडुकेट है, तो वो बहुत फास्ट पेस से भाग रहा है। एक बहुत स्लो प्रोसेस से शुरू होता है, बहुत ही धीरे भाग रहा है, बहुत पीछे है, एंड देन इन मिडल ऑफ द एज में वो आकर एकदम से अपनी स्पीड बढ़ा लेता है और वो रेस जीत जाता है। तो इससे हम ये एग्जांपल है कि आप इस स्टेज में भी कवर अप कर सकते हैं अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। इसको हम बोलते हैं कैचअप। लेकिन लेटर ऑन आप ये कवर अप नहीं कर सकते, जो भी आपकी डाइट में कमियां हैं, न्यूट्रिशन में कमियां हैं, टिल एडोलेसेंट यू कैन कवर अप। और इसके बाद जो है वो एक जो मेन इशू आता है वो है कि हम चलो आरडीआई डिस्कस करते हैं, साथ साथ में क्या है कि एडोलेसेंट गर्ल्स में क्या है जो लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में है या दोज हु बिलोंग्स टू रिमोट एरियाज, उसमें क्या है कि लड़कियों की एडोलेसेंट एज में ही शादी कर दी जाती है। तो एडोलेसेंट एज में अभी वो बहुत ज़्यादा चेंजेस से, उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट, फिर बहुत सारी चेंजेस से निकल रही होती है, तो वो प्रेगनेंसी की में और ज़्यादा उनको स्ट्रेस हो जाता है क्योंकि आपकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। चलो पहले हम ये देखते हैं कि क्या न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट आपको गर्ल्स को और बॉयज़ को है। और 13 टू जैसे कि हम लोग 13 to 15 अलग करते हैं, 16 to 18 एज ग्रुप डिफरेंट करते हैं, क्योंकि उनकी न्यूट्रिटिव रिक्वायरमेंट थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे कि 13 to 15 में बॉयज़ और गर्ल्स को
जो है 600 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए, लेकिन जब हम 16 to 18 आते हैं तो हमें 500 मिलीग्राम कैल्शियम चाहिए। ऐसे ही जो एनर्जी है बॉयज़ में 2450 चाहिए और गर्ल्स में 2060 चाहिए। 16 to 18 में बॉयज़ में 2640 चाहिए और गर्ल्स को सेम एनर्जी चाहिए 2060। आयरन की रिक्वायरमेंट इस टाइम जो है 13 to 15 41 चाहिए बॉयज़ को, 28 चाहिए गर्ल्स को। और फिर 16 to 8 में बॉयज़ की बढ़ जाती है आयरन रिक्वायरमेंट, क्योंकि उनका फिजिकल एक्टिविटी और मसल्स का ग्रोथ ज़्यादा होता है, तो उनकी 50 आयरन रिक्वायरमेंट होती है और जो है गर्ल्स की 30 होती है। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है 70 है बॉयज़ में, गर्ल्स में 68 है, 65 है एट द एज ऑफ 13 to 15। और बॉयज़ में जो है वो बढ़ती है, 78 रिक्वायरमेंट हो जाती है। 78 ग्राम आपको रिक्वायर्ड होता है एट द एज ऑफ 16 to 18। और गर्ल्स में जो है वो आपको 63 प्रोटीन चाहिए। ठीक है, अब हम जब इस स्टेज में हम अगर एक एडोलेसेंट गर्ल प्रेग्नेंट हो रही है तो उसकी ग्रोथ कैसे होगी? गर्ल को जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट 2360 हो जाती है, उसका आयरन रिक्वायरमेंट 38 हो जाता है। ठीक है, और 78 उसको प्रोटीन चाहिए होता है और कैल्शियम उसका 1000 हो जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में कैल्शियम आयरन की रिक्वायरमेंट एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है उसके अकॉर्डिंग ही हमारा विटामिन बी की रिक्वायरमेंट कमती और बढ़ती है। जैसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ी, हमारी थायमिन, राइबोफ्लेविन और नाइसिन की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती है। इसके अलावा हमारे आरडीआई जो है वो आयोडीन जो कि है ट्रेस एलिमेंट्स को आरडीआई कवर अप नहीं करता। इस पर्टिकुलर स्टेज में आपको आयोडीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अब आयोडीन जो है वो एक ट्रेस एलिमेंट है और आप जो ये है कि वो किस पर्टिकुलर वजह से आपकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। आपकी बॉडी में एक थायराइड ग्लैंड होता है, थायराइड ग्लैंड में एक थायरोक्सिन हार्मोन होता है। वो हार्मोन जो है आपका मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। अब मेटाबॉलिज्म जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस एंड स्मॉल सब्सटेंसेस दे मैन्युफैक्चर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। ये एक मेटाबॉलिज्म है जो हमारे अंदर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं बॉडी के अंदर। तो वो जो डिफरेंट फंक्शंस और केमिकल रिएक्शंस हमारी बॉडी में होते हैं वो रेगुलेट करते हैं फिजिकली, और आपकी जो प्रॉपर फिजिकल और मेंटल ग्रोथ के लिए इनको मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट जो है वो आपका थायरोक्सिन हार्मोन करता है। ठीक है, जिसके लिए आपको आयोडीन की रिक्वायरमेंट होती है। तो आयोडीन आप कैसे कवर अप कर सकते हैं? आप आयोडाइज्ड सॉल्ट खा सकते हैं, जिससे कि आपकी आयोडीन की कमी पूरी होती है। तो मैंने बोला कि प्रेग्नेंट लेडी को अगर एडोलेसेंट एज में आप प्रेग्नेंट होते हैं तो आपकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट एकदम से बहुत बढ़ जाती है, बहुत स्ट्रेसफुल स्टेज में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको खाने पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। सारे एनर्जी ग्रुप्स आपकी डाइट में होने चाहिए और आप की जो डाइट है वो फुल आपको लेना है। इसमें क्या रिक्वायरमेंट हो जाती है? आपकी मेन जो रिक्वायरमेंट होती है वो आयरन, कैल्शियम और एनर्जी और प्रोटीन है। जो ट्रेस एलिमेंट है वो आयोडीन है। ठीक है, और इसमें जो आपकी जब रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो जैसे पहले भी बताया था कि अगर आप एडोलेसेंट एज में हैं चाहे आप एडल्ट हैं, अब जब प्रेग्नेंट हैं तो कुछ ऐसे सप्लीमेंट्स आपको लेने पड़ते हैं जो आपकी डाइट में आप कवर अप नहीं कर सकते, जैसे कि आयरन की और फोलिक एसिड की टेबलेट्स आपको खानी चाहिए। तो ये आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट्स आपको ICDS सेंटर्स में फ्री में मिलती है। अगर बाय चांस आपकी सिटी, आपके पर्टिकुलर रिमोट एरिया में ICDS सेंटर नहीं है तो आप किसी भी मेडिकल से लेंगे तो आपको एक मिनिमल रेट पे ही ये टेबलेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, अब हमने RDI डिस्कस कर लिया कि हमें इस पर्टिकुलर स्टेज में आयरन, एनर्जी, प्रोटीन और कैल्शियम चाहिए। ठीक है, देन वी कम्स टू द मील प्लानिंग फॉर द एडोलेसेंट। अब मील प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें जो हैं हम कवर अप करते हैं। पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब भी हम मील प्लानिंग करते हैं तो फोकल पॉइंट्स आपके माइंड में होने चाहिए कि आपकी न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी क्या है, फूड एक्सेप्टेबिलिटी है,
फूड अवेलेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी कि अगर आपके पर्टिकुलर एरिया में फूड अवेलेबल नहीं है, फूड ग्रुप है ही नहीं, तो आप उसको कैसे प्रोवाइड करेंगे। एक्सेप्टेबल, जैसे कि आपको बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कस किए थे हमने एक्सेप्टेबिलिटी में कि आप किस रीजन को बिलोंग करते हैं, आप किस रिलीजन के हैं, आप किस कल्चर के हैं, आप जिस सोसाइटी में बॉर्न ब्रॉट अप होते हैं कुछ चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होती, जैसे कि हिंदू नॉनवेज नहीं खाते हैं कई लोग, तो आप जैसे कि हम बोलते हैं कि एनिमल फूड इज़ गिविंग अ बेस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन, तो ये चीज़ें उस टाइम आपकी लैक कर जाती हैं। फिर आप कौन से इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, आप लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस से हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी चीज़ें अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आप मिल्क एंड प्रोडक्ट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, दी आर कॉस्टली वंस। आप नट्स नहीं कर सकते, नट्स में जो गुड नट्स हैं जैसे कि कैशू नट है, आपका आलमंड्स हैं, ठीक है, तो आप ये लोग आप नहीं कर पाते हैं, वॉलनट नहीं कर पाते हैं, पिस्ता हो गया, पिस्ताचियस हो गए, तो ये सब जो चीज़ें हैं आप अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। चलिए पहले हम शुरू करते हैं मील प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले आपको फोकल पॉइंट्स माइंड में रखने हैं। इसमें फोकल पॉइंट्स में आप में आ गई आपकी इनकम, आपका फूड एक्सेप्टेबिलिटी, अवेलेबिलिटी और न्यूट्रिशनल एडिक्वेसी। अपार्ट फ्रॉम इट हमें याद रखना है कि हम किसके लिए खाना बना रहे हैं, होम वी आर प्लानिंग फॉर, तो हम किसके लिए बना रहे हैं, वो कौन सा एज ग्रुप है, 13 to 15 या 16 to 18, जैसे कि दोनों की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है। फिर बॉयज़ और गर्ल्स की भी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, तो हम बॉय के लिए बना रहे हैं कि हम गर्ल के लिए बना रहे हैं। फिर वो किस इनकम ग्रुप को करते हैं, लो सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है तो हमें वो क्या अफोर्ड कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। फिर फोर्थ आ जाता है आपका कि आप किस जगह पे स्टे करें, आप कौन से कल्चर से, कौन से रीजन से, कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हैं। देन कम्स विच न्यूट्रिएंट्स यू रिक्वायर। अगर आपको ये पता हो कि आपको क्या न्यूट्रिएंट्स चाहिए तो वो आपको फूड सेलेक्ट करने में हेल्प करते हैं। आपकी क्या न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट है, आपकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट है आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम एंड एनर्जी। इसके अलावा आपको थोड़ा सा विटामिन ए और सी फूड रिच भी अपने ऐड करने चाहिए, जैसे कि आयरन कैल्शियम की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे ही आपको विटामिन और ए सी भी जो है थोड़ा सा, क्योंकि पर्सपिरेशन बहुत होता है तो आपका लिक्विड लॉस भी होता है, तो सिट्रस फ्रूट्स हेल्प करते हैं आपको, तो आपको विटामिन और ए सी भी अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए इस पर्टिकुलर टाइम में। फिर कौन से फूड्स आपको सिलेक्ट करने हैं। अब फूड सिलेक्शन जो है वो हमने पहले भी बताया था कि हम थ्री फूड ग्रुप्स में इसको डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है एनर्जी ग्रुप्स। एनर्जी ग्रुप्स में आपके सीरियल्स आते हैं, मिलेट्स आते हैं, रूट्स एंड ट्यूबर्स आते हैं। तो सीरियल्स में अगर आप लो सोशो इकोनॉमिक्स में हैं तो आप रागी ज्वार खा सकते हैं, ठीक है, और अगर आप हाई इकोनॉमिक्स से हैं तो आप राइस एंड व्हीट अफोर्ड कर सकते हैं। रूट्स एंड ट्यूबर्स में आप पोटैटो इज़ ईजीली अवेलेबल और लो कॉस्ट में है, तो आप पोटैटो, स्वीट पोटैटोज को यूज़ कर सकते हैं अपनी डाइट में। फिर आप फैट्स एंड शुगर्स में क्या होता है कि अगर आप लो सोशो में हैं तो आप जैगरी यूज़ करते हैं, हाई सोशो में है तो आप बटर यूज़ करते हैं, ठीक है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स में अगर लो सोशो में है तो अगर आप नहीं भी अफोर्ड करते तब भी एडोलेसेंट एज में आप थोड़ा बहुत 300-400 ml दूध बच्चे को दें। इस एज में बहुत ग्रोथ हो रही होती है, बहुत सारी फिजिकल चेंजेस आती हैं, बहुत स्ट्रेसफुल होती हैं, इमोशनली बहुत वीक हो जाते हैं एडोलेसेंट्स, तो इस पर्टिकुलर स्टेज में आपको मिल्क किसी तरह से अफोर्ड करना चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा 300-400 ml मिल्क ले। इफ़ यू आर फ्रॉम अ हाई इकोनॉमिक स्टेटस तो आप 2 से 3 बार दूध ज़रूर दें। मॉर्निंग में एक बार दूध, शाम को दूध ज़रूर होना चाहिए। कोशिश करें 500 ml एक टाइम में आप बच्चे को एडोलेसेंट्स को प्रोवाइड करें, ठीक है। उसके अलावा हम आ जाते हैं पल्सेस में। तो आप देखिए, अगर आप तो एनिमल फूड लेते हैं तो दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि आपको मीट, एग, फिश, दिस रियली हेल्प्स यू एट दिस एज। और कैल्शियम और आयरन रिच फूड लेने चाहिए, जैसे कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आप ज़रूर अपनी डाइट में ऐड करें। सिट्रस फ्रूट्स को ऐड करें, जैसे कि मैंने आपको बोला विटामिन सी भी इस टाइम पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है आपकी। और सप्लीमेंट्स में भी अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो अपने सप्लीमेंट्स फॉलिक एसिड और आयरन की टेबलेट ज़रूर लें इस पर्टिकुलर स्टेज पे। और थर्ड आपका आ जाता है विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी ग्रुप से हैं, तो उसी में आपको मैंने रिकमेंड किया है कि आप विटामिन ए, सी, बी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी, तो आप वेजिटेबल्स को में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें, बिकॉज इस टाइम में जैसे कि लड़कियों को मिनाके आता है तो आयरन की बहुत कमी होती है, तो दिस इज़ गुड सोर्स ऑफ आयरन।
तो आयरन जो है उस पर पर्टिकुलरली आपको केयर करना है अपनी डाइट में। आपका मील पैटर्न क्या है? एवरेज आपको 5 to 6 मील्स लेने चाहिए आप किसी भी सोशो इकोनॉमिक स्टेटस में, क्योंकि इस पर्टिकुलर स्टेज में जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं और जैसे रूटीन उनकी स्कूल चिल्ड्रन की तरह है कि वो कॉलेज जाएंगे, फिर वो हो सकता है कोचिंग पे जाते हों, तो उनके पास टाइम लिमिट कम होता है। तो जो भी फूड हम उनको सर्व करते हैं वो फूड तीनों ग्रुप्स में से मिलाकर होना चाहिए। उसमें फ्रूट्स होने चाहिए, वेजिटेबल्स होने चाहिए, पल्सेस होने चाहिए, सीरियल होना चाहिए, फैट होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 5 to 6 टाइम आपकी जो आपको मील पैटर्न में डालना चाहिए फ्रीक्वेंसी में। मिल्क आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए, आयरन रिच फूड ऐड करना चाहिए इस पर्टिकुलर स्टेज पे। अब हम आते हैं स्पेशल कंसिडरेशंस क्या है आपकी इस पर्टिकुलर स्टेज में। होता क्या है ना, एडोलेसेंट स्टेज में एडोलेसेंट्स लुक्स कॉन्शियस बहुत होते हैं। गर्ल्स स्पेशली दे वांट टू थिन, और बॉयज़ को जो है वो मसल्स के लिए बहुत ऑब्सेसिव होते हैं कि हमारी मसल्स स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए। तो इसमें आप दूसरी एडवर्टाइजमेंट से बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि आप एक महीने में 15 दिन में आप पतले कर देंगे, ये डाइट लीजिए, वो डाइट लीजिए, आप ये कट ऑफ कर दीजिए, आप सिर्फ प्रोटीन डाइट लीजिए, आप एनर्जी फैट मत लीजिए। तो ऐसी कोई भी चीज़ों को आप फॉलो मत कीजिए, क्योंकि ये पर्टिकुलर आपकी ग्रोथ हो रही होती है स्टेज पे। तो कहीं भी आप किसी भी चीज़ में लग के तो डेफिनेटली हेल्थ हैज़र्ड्स हो जाते हैं, आपको इन्फेक्शंस, डिजीजेस एंड इवन डेथ भी हो जाती है। तो आपको इन पर्टिकुलर जो फेक न्यूज़ है, फेक जो आपको एड्स आती हैं, इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए। पेरेंट्स को अपने बच्चों को अवेयर करते रहना चाहिए कि ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। आपको इस पर्टिकुलर स्टेज में ध्यान देना चाहिए कि ओवर ईटिंग बच्चे ना करें, ठीक है ना। अगर आप ओबीस हो भी गए हैं, क्योंकि हार्मोनल चेंजेस भी लड़कियों में आते हैं इस पर्टिकुलर में, जैसे मेनार्की आता है, तो कुछ में सेक्स हार्मोन चेंज होने से क्या होता है, थोड़ा सा वो फैटी हो जाते हैं। तो उस पर्टिकुलर स्टेज में आपको अपनी एक्सरसाइज ही आपका एक बेस्ट सोल्यूशन है। अपना डाइट आपको नहीं कम करना है, आपको फुल डाइट लेना है, ना ही ओवर ईटिंग करनी है, ना ही अंडर न्यूट्रिटिव होना है आप। और एक्सरसाइज आप अपना एक्सरसाइज के थ्रू अपना वेट लॉस कर सकते हैं। ऐसे ही बॉयज़ के लिए भी यही है कि कोई भी शॉर्टकट्स नहीं है टू अटेन द मसल्स। आप अपना प्रॉपर फिजिकल ये एक्टिव रहिए, अपनी एक्सरसाइजेस कीजिए टू अटेन योर हेल्थ और टू अटेन योर मसल्स। इस पर्टिकुलर स्टेज में ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गर्ल्स जो हैं वो स्टार्विंग करने लगती हैं अगर उनको लगता है कि वो ओबीस हैं। और ओवर ईटिंग नहीं करना है। इस टाइम पे आपको जंक फूड्स बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। इस स्टेज पे जो एडोलेसेंट्स हैं वो पीयर से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, वो पेरेंट्स को बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो इस टाइम पे बच्चों को ये इसीलिए हर स्टेज पे आपको बच्चों को कंटिन्यूसली ये जो एडवाइस है वो चलती रहनी चाहिए कि आपकी हेल्थ के लिए जो है वो न्यूट्रिशन सबसे ज़रूरी है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर। आप और चीज़ों से अपनी हेल्थ अटेन नहीं कर सकते कि आपने सोचा कि मैं कम खा लूँगा तो मैं एक अच्छी फिगर ले लूँगा। जब तक आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है तब तक आप अच्छी हेल्थ अटेन नहीं कर सकते हैं। और ये एम्फोसिस हमेशा पेरेंट्स का रहना चाहिए। इस पर्टिकुलर स्टेज में बहुत ज़्यादा फैटी, बहुत ज़्यादा शुगर रिच फूड नहीं लेना चाहिए। लिक्विड बहुत लेना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत फिजिकल एक्टिविटी से पर्सपिरेशन होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बोला कि 2 बार आप दूध ज़रूर दीजिए, जूसेस दीजिए, सिट्रस फ्रूट्स खाएं, ठीक है। अपनी डाइट में ये आपको ऐड करना चाहिए। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आयरन करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। एनिमल फूड को ऐड कीजिए, एग खाइए। अगर आप नॉनवेज नहीं खाते तो कम से कम ओवा वेजिटेरियन बनिए, एग खाइए ताकि आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फिल हो। मिल्क प्रोडक्ट्स लीजिए, चीज़ लीजिए, खोआ लीजिए, दे आर गुड इन प्रोटीन, ठीक है। तो कोशिश कीजिए। जंक फूड्स में क्या है, देखिए चिप्स विप्स तो बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं होते हैं, लेकिन जंक फूड्स को आप कुछ को अपनी क्रिएटिविटी से भी यूज़फुल बना सकते हैं, क्योंकि स्टेज में बच्चे जंक फूड खाते हैं। स्पेशली प्री स्कूल में आप अट्रैक्ट होने लगते हैं। स्कूल चिल्ड्रन और एडोलसेंट तो बिल्कुल अपनी लाइक्स और डिसलाइक्स के अकॉर्डिंग ही खाते हैं, वो पेरेंट्स को नहीं सुनते हैं। तो आपको इस पर्टिकुलर टाइम पे बहुत क्रिएटिव होना है, आपको अपनी कुकिंग को बहुत इम्प्रूव करना है, अपने स्किल्स इम्प्रूव करने हैं। अगर बच्चे पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच लाइक करते हैं तो आपको उनको यूज़फुल बनाना है। जैसे कि आपने सैंडविच बनाया, उसको आपने बटर से किया, उसके बाद आपने सारी वेजिटेबल्स यूज़ कर ली, अनियन, टमाटो, इवन द ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बहुत सारे आपने
बीन्स यूज़ कर लिए, ठीक है। तो आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आ गई, आपकी बीन्स आ गई, आप 5 से 6 सब्जियाँ यूज़ कर लेते हैं तो वो यूज़फुल फूड बन जाता है, एक न्यूट्रिटिव फूड बन जाता है। ऐसे ही आप पिज़्ज़ा में कर सकते हैं, मशरूम कॉर्न्स यूज़ कर सकते हैं, चीज़ यूज़ कर सकते हैं, मीट डाल सकते हैं पिज़्ज़ा में। तो इन चीज़ों को ऐड करने से क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिटिव वैल्यू बढ़ जाती है और फिर इन चीज़ों को खाने से कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि आप बर्गर्स में प्रॉपर आप यू यूज़ कैबेज, यू यूज़ अदर वेजिटेबल्स, आप टोमेटो, अनियन और कुछ वेजिटेबल्स आप डाल सकते हैं। तो ये आप एक तरह से उसको यूज़फुल बना लेते हैं, बटर यूज़ कर लेते हैं तो आपका फैट भी आ जाता है, आपकी वेजिटेबल्स भी आती हैं। तो इसको आप न्यूट्रिटिव बनाकर उसको उनको दे सकते हैं सो दैट दे विल गेट देयर फूड एज वेल और आप उसको न्यूट्रिशन भी दे दें। तो इस पर्टिकुलर टाइम में आपको जो चीज़ें याद रखनी है, अल्कोहल ड्रग्स नहीं लेना है, लिक्विड आपको ज़्यादा लेना है, आपको डाइटिंग नहीं करनी है, अपना डाइट प्रॉपर लेना है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, आपका होल व्हीट होल पल्सेस लेने हैं, आपको ज़्यादा फैट रिच, ज़्यादा शुगर स्टिक वाले फूड नहीं लेने हैं, ठीक है। प्रोटीन रिच फूड खाइए, होल व्हीट होल पल्सेस लीजिए, ये ज़्यादा हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाइए इस पर्टिकुलर टाइम पर। एडोलेसेंट एज जो है एज इम्पॉर्टेंट एज, जिसमें आपका जो डाइट जो है वो आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली इन्फेंसी, एडोलेसेंट एंड प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग स्टेज में। यहाँ पर आपकी डाइट बहुत इम्पॉर्टेंट है और अगर आप पीछे लैग कर रहे हैं तो इस टाइम में आप कवर अप कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।